पिछले साल सर्दियों में मैं दिल्ली में था और सबको पता है सर्दियों में दिल्ली की हालत क्या होती है। गहरा घना धुआं और जहरीली हवा दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी और ऊपर से उसे अस्थमा प्रॉब्लम भी था। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 9। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। लेट मी टेल यू योर स्टोरी। आगे देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो कहीं पे भी आपको कनेक्ट करता है तो उसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो और आप इसको आखिर तक देख लेते हो तो एक शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सुनो ना, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, वो खिड़की से झांकते हुए बोली। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं बेड पे बैठा हुआ था और इस बात से बहुत अपसेट था कि हमने परिवेश की क्या हालत बना दिया है। बाहर प्लांटेशन करके पूरी नेचर की सुरक्षा करने के बजाय घर में एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स रख रहे हैं। वो खिड़की से वापस आ रही थी, बेड की एक तरफ साइड में पड़ा हुआ उसकी पंप पास करते हुए बोला, ये लो। वो बेड की एक चक्कर काटते हुए दूसरी साइड से बेड पर बैठी और बोली, अच्छा सुनो ना, हम दोनों अभी बेड पर थे। मेरी ऑफिस की प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुई थी, वही ख़त्म करने में लगा हुआ था, तो से आंसर दिया और फिर लैपटॉप में बिजी हो गया। सुनो तो, बोल के वो हाथ से पकड़ के मुझे हिलाने लगी। मैं अपनी लैपटॉप साइड में रखा और बोला, बताओ। वो बोली, नहीं, वो ज़िंदगी सबकी ख़त्म होती है, कभी हमारी भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये बियर्ड बिल्कुल था, पर मुझे पता था उसको ये थॉट क्यों आया। मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो नहीं मर रहा। अच्छा है, मेरे से पहले मरना ही मत। वो बोली, जैसे मरना हमारे हाथ में होता है। ऐसा क्यों, मैंने पूछा। वो, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो सहन नहीं कर पाऊँगी। जब मेरी आखिरी सांस चल रही होगी तो तुम मेरे पास होना, मैं तुम्हें अपने पास देखना पसंद करूँगी। अब बात ज़्यादा डीप चला गया था। मैंने कहा, पीजी कीजिए, क्या बकवास कर रही हो, ये कोई नहीं मर रहा, ठीक है। वो कूद के मेरे गले लग गई। मैं और श्री एक बहुत क्यूट एंड स्वीट रिलेशनशिप निभा रहे थे। मुझे पता नहीं चलता लोगों के बीच इतना झगड़े क्यों होते हैं। हमारे रिलेशनशिप को 7 साल हो गए थे, पर अभी तक झगड़ा, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बीच बीच में, पर एक दूसरे पर जितना कॉन्फिडेंस है और ट्रस्ट है वो ज़्यादा दूर तक खींचता नहीं। मैं दिल्ली में एक एमएनसी में जॉब करता था और वो ऑल द वे फ्रॉम भुवनेश्वर मुझे यहाँ मिलने आई थी। वैसे हर टाइम मैं ही जाता था उससे मिलने, पर इस बार वो आई थी ताकि वो नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा घूम सके। पर दिल्ली की हालत देख के मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ कुछ देर रुके, और वैसे भी यहाँ पे वो सिर्फ 3 दिन के लिए आई थी। अभी एक दिन तो चला गया था, तो मैंने रात भर काम करके उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करा और सबमिट कर दिया। अगले दिन मैं उसे लेकर देहरादून चला गया एक स्मॉल ट्रिप पर। वो बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश था। इतना समय बाद जब आप अपनों से मिलते हो और कुछ टाइम स्पेंड करते हो तो सच में एक अनोखा खुशी मिलता है आपको। इतनी लंबी समय के बाद 2 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, पर फिर भी अपनों के साथ कितना भी समय रह लो काफ़ी नहीं लगता है। जो भी हो, वो 2 दिन हम बहुत एंजॉय किए। अच्छे समय जल्दी गुजर जाते हैं ज़रूर, पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे लाइफ में अच्छे वक्त आते तो थे। और वैसे भी अच्छे वक्त में अगर आप सोचने लगे कि अच्छा वक्त गुजर जाएगा तो अच्छे वक्त में भी आप दुखी होने लग जाओगे। तो बचा कुचा जो अच्छा वक्त होगा वो भी बुरा वक्त में परिवर्तित हो जाएगा। आखिरी दिन रात को हम दोनों डिनर के बाद बेडरूम पर आए और दोनों ही बेड पर ऐसे लेट गए थक के। हमारे पैर ज़मीन पर टच थे और ऊपर हम दोनों फैन को देख रहे थे घूमते हुए। मैं अपनी प्लास्टिक में था और वो अपनी। फिर वो साइलेंस ब्रेक करते हुए बोली, कैंट वेट टू मैरी यू बेब। मैं थोड़ा रुका और कहा, पता है, जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है ना, हम उनकी कदर नहीं करते। वो मेरी तरफ मुड़ी, मेरी आंखों में आंखें डाली और बोली, तो तुम्हें ये नहीं चाहिए? और एक सिली हुए में स्माइल करके चिढ़ाने लगी। मैं झटके में उठा और उसके ऊपर कूद गया और वो मेरे नीचे थी, मैं उसके ऊपर। दोनों की सांसें चढ़ी हुई थी। फिर मैं थोड़ा सा नीचे हुआ और उसकी आंखें बंद हो गई। मैं थोड़ा सा ऊपर गया, उसके माथे पे एक किस किया। फिर वो आंखें खोली और मुझे पकड़ के नीचे खींच दी। वो अपना हग और टाइट करते हुए बोली, मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ के रखना चाहती हूँ। मुझे उसकी दोनों ही चीज़ें पसंद आया, उसकी पकड़ना भी, उसकी पकड़ने वाली बात भी। मैंने कहा, अभी सो जाते हैं, कल सुबह हमें निकलना है। अगले दिन सुबह उठे और देहरादून से दिल्ली, और वहाँ से वो BBSR के लिए फ़्लाइट ले ली। अब अगले 2 दिन तक मेरे माइंड में देहरादून ही था। बहुत दिन बाद इतना अच्छा समय गुजारने का मौका मिला था। मैं सोचा शायद वो सही कह रही थी, अब शायद शादी कर लेना चाहिए। मैं अपनी माइंड में प्लान बनाया कि क्रिसमस में छुट्टी लूँगा और जाऊँगा उसके घर बताने के लिए। उस दिन रात को मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मेरे उठाने से पहले ही कट गया।
तो मैं सोचा फिर से करेगा, पर वो रात पर किया नहीं। उस रात मैं सो गया और अगले दिन सुबह उठ के देखा कि उस नंबर से एक और मिस कॉल आया था। मैं सुबह उठ के कॉल किया उस नंबर पे। इट वॉज प्रीति, श्री की छोटी बहन। मैंने कहा क्या हुआ प्रीति, सब ठीक है ना? उसका एक्सीडेंट हो गया। वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर बोल नहीं पा रही है। मुझे लगा शायद तुम्हारे बारे में था। एक गंभीर टोन में बोली। शिट, अभी कैसी है वो? मैं अनपेशेंटली पूछा। बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ख़राब। आगे वो और कुछ बोल नहीं पाई। वो इमोशनली पूरा भर गई थी अपने अंदर। पर मुझे समझ आ गया था। मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ा और डायरेक्ट भुवनेश्वर से सम हॉस्पिटल। मैंने प्रीति को कॉल किया। उसने कहा कि सब हैं यहाँ पर। मैं फिर भी पास गया और देखा कि वो वेंटिलेटर पे थी। उसके पापा अंदर बैठे हुए थे। प्रीति उसके पापा को कॉल करी। उसके पापा बाहर आए। मैंने साइड दिया। वो बाहर आने के बाद मैं अंदर घुसने वाला था पर श्री की मम्मी मुझे रोक दी। मैंने कहा आंटी मैं उसकी ऑफिस से हूँ। वो फिर भी मान नहीं रही थी पर उसके पापा ने मुझे जाने दिया। वो बिल्कुल भी सही हालत में नहीं थी। मैं आंसू से भरे हुए आंखों के साथ अंदर गया। उसका हाथ थामा और कंट्रोल नहीं कर पाया। आंसू मेरे आंखों से टपक पड़े। वो अपनी आंखें खोली और मुझे देख के वो यकीन नहीं कर पाई कि सच में मैं यहाँ हूँ। 2 सेकंड में उसकी आंखों से अश्कों की एक धारा आके तकिए पे पड़ी। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, हकलाते हुए आवाज़ में। तभी वो अपनी आंखें बंद करी और सारे मॉनिटर बीप करने लगे। मुझे समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। मैं चिल्लाने लगा डॉक्टर डॉक्टर। उसके घर वाले पहले श्री की तरफ भागे और फिर डॉक्टर को बुलाने भागे। मैं यहाँ श्री के हाथ पकड़ के हौसला देने की कोशिश कर रहा था कि कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आ रहे हैं, श्री हिम्मत मत हारना। धीरे धीरे वो बीप की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। श्री कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी और कुछ ही सेकंड में वो बीप्स की फ्रीक्वेंसी इतना बढ़ गई कि एक कंटिन्यूस साउंड में परिवर्तित हो गया। एंड मुझे समझ आया कि इसका मतलब क्या था। बाहर बैठने के लिए एक बेंच पड़ा हुआ था। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उस बेंच को पकड़ के मैं नीचे ज़मीन पर बैठ गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। फिर मुझे प्रीति की आवाज़ सुनाई दी, भैया भैया। मैं उठा तो मुझे पता चला कि मैं आधे घंटे से बेहोश था। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था पर पहली बार के लिए कंफ्यूज था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की खुशी मनाऊं या चले जाने का गम। स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कनेक्ट कर पाए तो एक लाइक ज़रूर करना। मेरे काम अगर पसंद आता है तो एक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आप ही से ही मैं बनता हूँ। हेल्प करिए मुझे और लोगों तक पहुँचने के लिए। और कुछ बात अगर आप करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप डीएम कर सकते हो बेझिझक। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपके लिए और भी स्टोरी लेके आऊँगा, सो बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।